Morning, dear students. Today we are here with our social science topic, that is chapter 16, Climate, part 2. In part 1, we have lastly discussed about the factors affecting climate, right? So, factors affecting climate यानी climate के change होने के क्या क्या तरीके हैं, उस पर हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे. सम पॉइंट्स आर लेफ्ट आउट, वो हम इस पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. अदर थिंग इज कि क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, इसके डिफरेंसेस वी हैव लर्न. इंडियन क्लाइमेट कैसा है, राइट फिर अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से सीजनल चेंजेस कैसे आते हैं, वी हैव लर्न दैट ऑल्सो. एंड होप वो पार्ट आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया हो. इन दिस पार्ट 2 विल कंटिन्यू विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. ओके, वहां से ही हम कुछ पॉइंट जितने भी जो पॉइंट्स लेफ्ट आउट है विल कंटिन्यू विद दैट. सो लेट्स मूव ऑन. Factors affecting the climate. So, atmospheric pressure and winds. क्लाइमेट को और एक चीज अफेक्ट करती है. हमने देखा लैटिट्यूड अफेक्ट करता है, एल्टीट्यूड राइट अफेक्ट करता है, दैट इज फ्रॉम द लैंड एरिया. फिर हमने देखा कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वो सारे पार्ट्स हमने ऑलरेडी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए. अब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स. ये जो है पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर इंडिया के लिए. जब हम इंडियन क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स बहुत अफेक्ट करती है इंडिया को. ओके, इंडिया फॉल्स इन द पाथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. ओके, अब इंडिया कहाँ पे है? इंडिया falls in the path of north-east trade winds. अगर अर्थ के हिसाब से देखो तो इंडिया इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और उसी के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स राइट इंडिया को अफेक्ट करती है. These winds originate due to tropical high pressure belt in northern hemisphere. जैसे मैंने कहा कि क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये विंड ओरिजिनेट होती है. और ये कैसे ओरिजिनेट होती है, कैसे आती है, तो ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से अफेक्ट करती है. ठीक है, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ट्रॉपिकल यानी जहां से ये विंड एक प्रेशर क्रिएट करती है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. ओके, जो अफेक्ट करती है इंडिया को. दीज विंड्स डिफ्लेक्ट ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स एंड ब्लो टूवर्ड्स इक्वेटर. एक कॉरियोलिस फोर्स होता है राइट जो अर्थ में अफेक्ट करता है. वो कॉरियोलिस फोर्स, और ये कहाँ से आता है कॉरियोलिस फोर्स? ये आता है इक्वेटर से, ये टूवर्ड्स इक्वेटर से, यानी इक्वेटर से बहना शुरू करता है राइट. और ये कॉरियोलिस फोर्स की वजह से विंड क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है. आई कैन से विंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है. ओके, जिसकी वजह से वो इंडिया को अफेक्ट करती है. अब कॉरियोलिस फोर्स क्या है ये समझना बहुत जरूरी है. Coriolis force का मतलब होता है, Coriolis force is an inertia or fictitious force that acts on objects that are in motion within a frame of reference that rotates with respect of an inertia frame. In a reference frame with clockwise rotation, the force acts to the left of the motion of the object. इसके डायग्राम्स भी काफी अवेलेबल है. अगर आप गूगल पे जाओगे और कॉरियोलिस फोर्स सर्च करोगे तो इसके डायग्राम से आपको काफी हद तक समझ में आएगा. कॉरियोलिस फोर्स अगर अर्थ के हिसाब से अगर मैं बताऊं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड से जैसे वो एक जिस तरीके से रोटेट करता है, हमने देखा कॉरियोलिस फोर्स में रोटेशंस की वजह से चीज डिफ्लेक्ट होती है. अब आप देखो कि अगर जोरदार से आई कैन से कि साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन हमने देखा है घूमते घूमते आता है राइट. घूमते इन द सेंस के एक हवा है होती है, वो अपने में ही सर्कल रोटेट करते हुए आती है, तो उस रोटेशन के बीच में जो भी चीज आएगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी. इन द सेम मैनर कॉरियोलिस फोर्स में भी ये होता है कि अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर है तो वो राइट ऑब्जेक्ट को डिफ्लेक्ट करेगी. ओके, ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्ट टू द राइट, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्ट्स टू द लेफ्ट साइड.
ठीक है। सो ये कोरिलियस फोर्स समवेयर व्हाट हैपेंस, वो इक्वेटर से चलती है, ब्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर्स, और फिर ये विंड्स को डिफ्लेक्ट करते हुए, डिस्ट्रैक्ट करते हुए आगे आती है। और ये क्यों होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन। कोरिलियस फोर्स कहाँ से आता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से ये कोरिलियस फोर्स आता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा टॉपिक बढ़ सकता है, काफी ये बड़ा टॉपिक है, तो यू जस्ट गूगल इट आउट वंस, फाइन, तो काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और एक मैं एक डेफिनेशन बोल दूं, fictitious force used to explain a deflection in the path of a body moving in latitude relative to the earth when observed from the earth. The Coriolis effect is due to the Earth's rotation. जैसे मैंने समझाया कि अर्थ के रोटेशन की वजह से ये Coriolis effect आता है, and is the east when the motion is towards the pole. तो ये ईस्ट साइड जाता है जब मोशन पोल के साइड होता है। तो जहां पे जैसे मैंने अभी कहा कि नॉर्दर्न पोल पे वो राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करेगा, सदर्न पोल पे वो लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करेगा। तो मोशन पोल के टूवर्ड्स है, तो वो अगर नॉर्दर्न पोल के टूवर्ड्स है तो उस हिसाब से उसका इफेक्ट होगा, अगर वो सदर्न टूवर्ड्स है तो वो उस हिसाब से इफेक्ट करेगा। ठीक है, और कोरिलियस फोर्स इज जीरो एट इक्वेटर, ये समझा दू। इक्वेटर पे कोरिलियस का इफेक्ट या कोरिलियस फोर्स जीरो होता है। क्यों होता है? बिकॉज देयर इज नो टर्निंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने कहा कि अर्थ के रोटेशन की वजह से ये फोर्स डिस्ट्रैक्ट होता है, ये फोर्स आता है। अब इक्वेटर पे आप देखो, क्योंकि अर्थ के एकदम प्रॉपर बीच का पार्ट है इक्वेटर, सो इक्वेटर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा रोटेशन का, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोरिलियस फोर्स इज जीरो देयर। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, इन पास्ट दीज winds were utilized for oceanic trade। ये winds पहले यूज होती थी ओशियानिक ट्रेड्स में, सो दीज आर कॉल्ड ट्रेड winds, इसलिए इसे ट्रेड winds भी कहते हैं। ये सारे ट्रेड winds क्या है वगैरह वगैरह, ये आगे भी टॉपिक्स आएंगे डिटेल में, तब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एज दीज winds blow over land mass they contains less moisture। यूजुअली ट्रेड winds जो है वो लैंड मास पे यानी जमीन पर ज्यादा बहती है, और जिसकी वजह से जमीन पर मॉइस्चर की कमी होती है ना, इसकी वजह से ये ज्यादा मॉइस्चर कंटेन नहीं करता। अगर ये सी एरिया से बहती, तो ये ट्रेड विंड्स अगर सी एरिया से बह के आती तो उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा, और अगर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता तो रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता। ठीक है, द इंडियन ओशन इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया, ये हमें पता है, इंडियन ओशन ठीक हमारे साउथ इंडिया में है, राइट, उसके ठीक नीचे है। अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, राइट। सो ड्यू टू दिस वास्ट वाटर मास, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा एक पेनिनसुलर रीजन है, एक वाटर मास है, जिसकी वजह से क्या होता है, द विंड्स पासिंग ओवर देम अब्सॉर्ब मॉइस्चर। तो जो भी विंड उस एरिया से पास आउट होके आती है, इंडियन ओशन से या अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से, जहां से भी वो विंड बहती है, उसके ऊपर से जब आती है तो वो बहुत सारा मॉइस्चर वहां से कलेक्ट कर लेती है, राइट, एंड ब्रिंग रेन इन इंडिया, और जिसकी वजह से इंडिया में रेन आता है। ये मैंने अभी समझाया, जैसे अगर लैंड मास से वो ब्लो करेगी विंड, तो वहां पे वो क्या होगा, उसका मॉइस्चर कम होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि या तो ठंड होगी या गर्मी होगी, डिपेंड्स के कौन सी क्लाइमेट पे वो विंड ब्लो कर रही है। और अगर सी एरिया से वो ब्लो कर रही है तो वो बहुत सारा मॉइस्चर कलेक्ट करके इंडिया में आएगी, और जिसकी वजह से वो रेन लाएगी। इसलिए यूजुअली साउथ इंडिया से ही बारिश की शुरुआत होती है। ड्यूरिंग विंटर, अब अगर हम विंटर की बात करें, हाई प्रेशर डेवलप्स टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस। सबसे ज्यादा प्रेशर डेवलप्ड होता है हिमालयस के नॉर्थ में। ठीक है, तो विंटर में बहुत ज्यादा ठंड हिमालयस में, और ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है और ठंड बढ़ती है। Okay, cold and dry winds from this region blow towards the oceanic area where low pressure is created। अब क्या होता है, यहां से क्या होता है, कोल्ड और ड्राई विंड्स हमारे रीजन से ब्लो करेगी। ठीक है, और वो ब्लो करेगी टूवर्ड्स ओशियानिक एरियाज, यानी यहां से एक लैंड मास से ब्लो करती हुई कोल्ड एंड ड्राई विंड्स जाएगी ओशियानिक एरिया में, जिसकी वजह से वो कैसा प्रेशर क्रिएट करेगी, लो प्रेशर। ओके,
So whenever the winds blowing from landmass to sea, it creates a low pressure. But whenever the winds blowing from sea to landmass, so it's have a high pressure. ठीक है. ड्यूरिंग समर, अगर हम समर की बात करें, वो तो विंटर की बात थी, समर सीजन हो तो क्या, लो प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर. लो प्रेशर ज्यादा डेवलप होता है. अब लो प्रेशर हाई प्रेशर है क्या, ये मैं समझा दूं. लो प्रेशर क्योंकि जैसे समर सीजन में बहुत गर्मी होती है, तो क्या होता है, गर्मी की वजह से हवा में जितना भी मॉइस्चर होता है वो कंप्लीटली ड्राई आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. तो हवा जो है वो एकदम एकदम रूखी सूखी सी हो जाती है. हवा में कोई वेट नहीं रहता, एकदम फ्लफी, एकदम इजीली फ्लो करती है क्योंकि उसमें कोई मॉइस्चर ही नहीं है. गेटिंग, क्योंकि वो लो प्रेशर क्रिएट कर रही है. ठीक है. सो हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर डेवलप होता है. और हाई प्रेशर किसे कहेंगे, वेन एवर देर इज अ हाई मॉइस्चर इन एयर. ठीक है, हेवी मॉइस्चर हो तो वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा. ओके. अब जैसे ठंड ज्यादा कैसे बढ़ती है, जैसे हमने देखा कि हिमालयस में, राइट, वहां हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो वहां से जब एयर ब्लो करेगी, विंड ब्लो करेगी, तो ऑब्वियस है वो बाकी के एरियाज में ठंडी फैलाएगी. ठीक है. नाउ so due to high temperature over central asia and india landmass, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से सबसे ज्यादा गर्मी सेंट्रल एशिया और इंडिया के लैंडमास में होती है. एट दिस टाइम हाई प्रेशर प्रिवेल्स ओवर इंडियन ओशन. और उसी वक्त जब लैंड एरियाज में, लैंड मास में लो प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, उसी वक्त इंडियन ओशन जो साउथ में है, राइट, वहां हाई प्रेशर चल रहा होता है. मैंने अभी कहा ओशंस के आसपास हाई प्रेशर होगा और लैंड के आसपास कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होगा, वहां लो प्रेशर होगा. सो winds tend to blow from the high pressure ओवर इंडियन ओशन टू लो प्रेशर इन नॉर्थ इंडिया. तो विंड्स कैसे चलती है, विंड्स हाई प्रेशर से, यानी वो सी एरिया से जब बहना शुरू करती है तो उसका हाई प्रेशर होता है, वहां से वो लैंड मास में जा रही है, राइट, तो वहां पे वो लो प्रेशर एरिया में जा रही है टू नॉर्थ इंडिया. तो ये विंड्स जब मिक्सअप होती है, दीज विंड्स, राइट, इसे हम कहेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स. ठीक है. दे कंटेन मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन इन इंडिया. तो ये मॉइस्चर कंटेन करेगी और बारिश लाएगी. ओके. अब कि देखो आगे क्या है. Sometimes a peculiar phenomena takes place over places located far from India which creates temporary changes in long-term climate pattern. बहुत बार कुछ ऐसे phenomena, peculiar types of कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट होता है कहीं कहीं जगहों पे जो इंडिया में लोकेट करते हैं प्लेसेस ऐसे, राइट, जो क्रिएट करते हैं टेम्पररी चेंजेस बट लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक पैटर्न में. एक हमारा जो क्लाइमेटिक पैटर्न लॉन्ग टर्म का जो सेट है उसमें छोटे मोटे चेंजेस जब आते हैं, टेम्पररी चेंजेस जो आते हैं, वो भी क्रिएट होते हैं इंडिया में. वो फिनोमेना कौन से हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो टेम्पररी चेंजेस लाती है, वो है जेट स्ट्रीम, वेस्ट डिस्टर्बेंसेस, इनिनो, देन आईटीसीजेड हैव अफेक्टेड द इंडियन वेदर टू द ग्रेट एक्सटेंट. ये जो 4-5 चीजें हमने देखी, राइट, 4 थिंग्स हमने जो देखी, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इनिनो और आईटीसीजेड, ये चीज इंडियन वेदर को बहुत ग्रेट एक्सटेंट पे अफेक्ट करती है. अब ये है क्या, आगे एक पूरा टॉपिक है जहां पे जेट स्ट्रीम क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, इनिनो क्या है और आईटीसीजेड क्या है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है. हम उस वक्त ये पूरा पॉइंट डिस्कस करेंगे. बट दीज अफेक्ट्स इंडिया इन अ ग्रेट एक्सटेंट. ठीक है. However, the monsoonal characteristics of climate of India remains unaffected. But चाहे कुछ भी अफेक्ट कर ले इंडिया को, हमारा जो मॉनसूनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट है वो हमेशा अनअफेक्टेड रहता है यूजुअली. चलो यहाँ पे हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट कंप्लीट होता है. नाउ कम्स द सीजन्स ऑफ इंडिया. अब हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे कि इंडियन सीजन्स क्या है. Weather in our country remains almost the same for every 2 months. Usually हमारा जो weather है हमारी कंट्री का वो almost हर 2 महीने तक तो सेम रहता है. ओके. वेदर इन द सेंस द क्लाइमेट वी आर टॉकिंग.
पर क्लाइमेट यानी कि यूजुअली अगर गर्मी है तो 2 महीने वो गर्मी रहेगी, तो वो उस टाइप का वेदर यहाँ पे बोल रहे हैं. These 2 months duration is called season. तो ये हमारी जो हम यूजुअली कहते हैं कि there are four months differences between the seasons, क्योंकि हम कहते हैं कि there are 3 seasons, but no, exactly there are 6 seasons, right? बट हमारे लिए मेन 3 सीजन है, उसमें दूसरी सीजन आती है जैसे हमें पता है ऑटम्स एंड ऑल सच, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे. सो यूजुअली हर 2 महीने में every 2 months there is changes in season. ठीक है. सो एज पर ट्रेडिशन हम देखें तो there are 6 seasons in India. जैसे कहते हैं हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद. ठीक है. हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा एंड शरद. ये है 6 सीजन. There is hardly any noticeable difference in the weather between 2 successive seasons. इसलिए यहाँ पे weather बोला गया है क्योंकि 2 successive seasons में यानी every 2 months में बहुत hardly हम वो change को noticed कर पाते हैं. Getting? हमें ये पता चलता है कि भाई ये समर सीजन थी, उसके बाद मॉनसून स्टार्ट हो गई क्योंकि बारिश आई, मॉनसून के बाद सडनली ठंडी स्टार्ट हो गई, तो ये हम नोटिस कर पाते हैं. पर उसके बीच में भी सीजनल चेंजेस आते हैं, राइट, विच इज यूजुअली नॉट हार्डली वी कैन एबल टू नोटिस, और इसके लिए इसको हमने वेदर बोला यहाँ पे. ठीक है. So, if 2 seasons are taken simultaneously, then there would be only 3 seasons of the year. तो हम इन दोनों seasons को mix कर दे, simultaneously साथ में गिने, तो usually हमारी साल में, एक साल में 3 seasons होते हैं, cold, hot and rainy. ये हमें पता है. चलो, changes in seasons are experienced distinctly in India. राइट, हमारे जो सीजन्स की चेंजेस है उसे बहुत अलग अलग तरीके से इंडिया में एक्सपीरियंस्ड किया जाता है. जैसे कोल्ड वेदर स्टार्ट्स विद द बिगनिंग ऑफ विंटर, टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेस ड्यूरिंग समर. ठंडी की शुरुआत हुई तो हमें पता चलता है विंटर शुरू हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सो वी कैन एबल टू नो दैट इज समर. विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, एयर गैदर्स मॉइस्चर एंड ब्रिंग्स रेन. हमें पता है ये कैसे होता है. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, मैंने आगे समझाया था, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दिल्ली हैज डिवाइडेड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इनटू 4 सीजन्स. हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से इंडिया में इन्होंने इंडियन क्लाइमेट को 4 सीजन्स में डिवाइड किया है. लेट्स सी व्हिच आर दे. फर्स्ट कम्स कोल्ड वेदर सीजन, विंटर, जो हम कोल्ड वेदर सीजन कहते हैं, दैट इज वी कॉल्ड विंटर. विंटर शुरू होती है दिसंबर टू फरवरी. ठीक है. अभी ये मंथ दिसंबर चल रहा है, बट वी हैव सीन कि ऑलमोस्ट नवंबर मंथ से ही थोड़ी बहुत ठंड शुरू हो चुकी है, राइट. सो ऑनसेट वो अगले महीने से यू कैन एबल टू फील, बट यूजुअली जम के ठंड पड़ेगी, दैट इज दिसंबर. ओके, सो दिसंबर से फरवरी दैट इज विंटर सीजन. फिर आ जाता है मार्च टू मे, राइट, दैट इज हॉट वेदर सीजन, जो समर सीजन होता है. अब इसके बाद मार्च से यू कैन फील एक्सट्रीम हीट, राइट. सो वो होता है समर सीजन. लास्ट ठंडी वीकेंड से होली तक हमें लगती है और उसके बाद से समर सीजन स्टार्ट हो जाता है. फिर आता है एडवांसिंग मॉनसून रेनी सीजन. फिर आता है मॉनसून, ये समर सीजन खत्म होते ही मई तक समर सीजन चलता है, और उसके बाद वी कैन सी के देयर इज एन ऑनसेट ऑफ मॉनसून ऑन जून. ठीक है, जून मंथ से शुरू हो जाता है, तो जून टू सितंबर एक एडवांसिंग मॉनसून सीजन चलती है. एडवांसिंग यानी शुरुआती मॉनसून सीजन. फिर आता है रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन, जो अक्टूबर से नवंबर तक यानी लास्ट 2 मंथ्स में हमने देखा कि अभी लास्ट 2 मंथ्स यानी अक्टूबर और नवंबर में भी वी हैव सीन बहुत सारी जगहों पे बारिश हुई है. तो वो जो बारिश हुई उसे हम कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन. ओके, सो दिस इज अवर सीजन साइकिल, राइट. ये सीजन साइकिल कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड. यूजुअली हमारे कंट्री में 3 हमने ईयरली सीजन्स को डिवाइड किया, दैट इज समर विंटर मॉनसून. ठीक है. अब समर सीजन में और हमने आगे देखा कि ट्रेडिशनली देयर आर 6 सीजन्स, तो उसके बाद आप देख सकते हो कि समर सीजन में 2 और सीजन होती है, दैट इज वसंत और ग्रीष्म. ठीक है. मॉनसून सीजन में होती है वर्षा यानी मॉनसून इटसेल्फ. ओके, और शरद. फाइन. विंटर सीजन दैट इज हेमंत एंड शिशिर. फाइन. सो ये हो गई हमारी 6 सीजन्स.
ठीक है, अब हम इसको मंथ वाइज देखते हैं। हमारे इंडियन मंथ यानी हमारी जो देशी लैंग्वेज में हम जो मंथ्स गिनते हैं वो वहां से शुरू करते हैं। समर सीजन यू कैन सी फ्रॉम फेब्रुवरी टू मार्च, दैट इज सॉरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई तक समर सीजन है, राइट। और उससे दूसरी भाषा में कहते हैं फागुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, ठीक है। देन कम्स मॉनसून सीजन, देखो तो जून जुलाई अगस्त सितंबर इट्स कंप्लीटली मॉनसून सीजन, जिसमें वर्षा जो है वो जून और जुलाई में डिवाइड होती है, और शरद जो है दैट इज अगस्त एंड सितंबर, जिसको हम कहते हैं आषाढ़ श्रावण भादरवो एंड आसो। फिर विंटर सीजन शुरू होती है, दैट इज अक्टूबर से लेकर जनवरी तक रहती है, राइट। जो हमने आगे देखा फैब तक, पर फैब में ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है समर सीजन। तो हेमंत सीजन जो है दैट इज अक्टूबर टू नवंबर, जो कार्तिक माक्षर हम कहते हैं उसमें रहती है। एंड दूसरी शिशिर सीजन जो है वो दिसंबर जनवरी, जिसे कहते हैं पोष और महा। ओके, सो दिस आर द सीजनल साइकिल। अब ये हेमंत शिशिर वसंत ग्रीष्म शरद क्या है वो मैं बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। शरद क्या है, शरद को समझते हैं। शरद मंथ में एक्चुअली देयर इज अ क्लियर स्काईज आफ्टर 3 months, बहुत क्लियर स्काई होती है। शरद नवरात्रि भी हम कहते हैं, जो फर्स्ट 9 ऑस्पिशियस जो हमारी नवरात्रि स्टार्ट होती है, शरद पूर्णिमा वगैरह उसमें आता है। फिर आसो मंथ जो हम कहते हैं, आसो मंथ में यूजुअली फुल मून जो हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट, जैसे कृष्ण रासलीला और अश्विन, मतलब आसो मंथ में ये सब। सो समवेयर वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रेडिशंस रिलेटेड टू आवर ट्रेडिशनल सीजन्स, ठीक है। ट्रेडिशनल सीजन्स, ये इसको एक्चुअली वैदिक सीजन्स हम कह सकते हैं। वेद में ये सीजन्स होती है, शिशिर वसंत हेमंत शरद एंड ऑल सच, फाइन। अब इसको मैं रफली बता दूं, वसंत यानी स्प्रिंग सीजन होती है, राइट, जो स्प्रिंग सीजन वी ऑल नो व्हाट इज। ग्रीष्म यानी समर सीजन, सो समर एंड ग्रीष्म इज वन एंड सेम। मॉनसून एंड वर्षा इज वन एंड सेम। शरद यानी ऑटम सीजन। हेमंत यानी प्री विंटर सीजन, यानी विंटर के पहले की शुरुआत। और शिशिर इटसेल्फ मींस विंटर सीजन, ठीक है। So hope you understood these table very well. So now let's move on to another one. अब आता है कोल्ड वेदर विंटर सीजन। अब सिर्फ पहले इसको समझते हैं कि कोल्ड वेदर विंटर सीजन जो हम कहते हैं दिसंबर टू फरवरी में रहता है, वो कैसे होता है, वो कहाँ से हवा आती है, कैसे ये सीजन चेंज हो रहा है एंड ऑल। In India, the 3 months duration from December to Feb is considered as winter. हमारा जो 3 month duration है, जो दिसंबर और फेब, उसे हम कहते हैं विंटर सीजन। सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द सदर्न हेमिस्फीयर। यूजुअली इस वक्त में सनशाइन जो है, मैंने जब फर्स्ट पार्ट में वो अर्थ वाला पूरा टॉपिक समझाया था कि रोटेशन, रिवॉल्यूशन और सनरेज गिरती है, राइट। सो इस वक्त क्या होता है कि जो सनरेज है वो डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फीयर पे गिर रही है, जिसकी वजह से हमारा इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन शुरू हो जाता है ना। तो इसीलिए सनशाइन क्योंकि वर्टिकली सदर्न हेमिस्फीयर पे गिरता है बिटवीन 22 सितंबर टू 21 मार्च, इसलिए इस मंथ्स में वी यूजुअली फेसेस विंटर सीजन, ठीक है। ऑलमोस्ट मार्च तक क्या हो जाता है कि सन अर्थ रोटेट होते होते क्या होता है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से उस वक्त तक हमारी समर सीजन स्टार्ट हो जाती है। India is situated in northern hemisphere, as I told you, so it is under the influence of slant sun rays. As I told कि southern hemisphere पे sun rays vertically यानी directly वहां गिरता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे बहुत कम सनरेज गिरती है, जिसकी वजह से विंटर सीजन शुरू हो जाता है। तो ये स्लैंट सनरेज दिसंबर टू फेब मंथ तक रहता है, और यहाँ पे होता है लो टेम्परेचर prevails. Okay, wind blow from north east direction from central asia. central asia से wind कहाँ blow करती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये wind क्या होती है, यूजुअली ड्राई और कोल्ड होती है, इसलिए यहाँ का वेदर कैसा रहेगा हमारा, ड्राई एंड कोल्ड। द स्काई ड्यूरिंग दिस सीजन जनरली रिमेन्स क्लियर। इस सीजन में स्काई क्या होता है, बहुत क्लियर दिखेगा, ठीक है, दैट इज क्लाउडलेस स्काई।
Northwest India remains comparatively cooler as it is far away from the sea and some part of it is a desert. नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया की बात करें, नॉर्थ वेस्ट यानी जम्मू कश्मीर से लेकर वेस्ट तक यानी गुजरात तक, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन हम पूरा देख लेते हैं, तो ये कंपैरेटिवली कूलर रहता है क्योंकि ये सी एरिया से काफी दूर है और कुछ पार्ट्स में तो हमारे जैसे राजस्थान में तो डेजर्ट भी है. ड्यूरिंग विंटर दिस रीजन डेवलप्स हाई प्रेशर. विंटर में यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ पे विंड जो है वो डिफ्लेक्ट होती है. ड्राई एंड कूल विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू द हाई प्रेशर. ये ड्राई और कूल विंड्स क्यों जनरेट हुई? ये जनरेट हुई हाई प्रेशर की वजह से. These winds reduce the temperature of the places over which they blow. तो जहां से ये विंड ब्लो करेगी वो उस जगह का टेम्परेचर एकदम कम कर देगी, रिड्यूस करेगी. जैसे दिल्ली में टेम्परेचर ऑफन गोज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस. बहुत बार है टेम्परेचर दिल्ली का जहाँ पे कभी भी स्नोफॉल या ऐसा कुछ नहीं होता, इवन दो 10 डिग्री सेल्सियस भी विंटर सीजन होती है वहां की. And it remains around 16 degrees Celsius in Allahabad and 18 degrees Celsius in Kolkata. यानी ये places में बहुत ज्यादा ठंड होती है. At this time, the temperature in Himalayas क्यों होती है? क्योंकि these places are somewhere nearest to Himalayas. Himalayas के हिसाब मतलब उसके distances काफी कम है जिसकी वजह से इसका effect Himalayas का जो cold wind जो high pressure है इसका effect इस places पे ज्यादा होता है. अब यहाँ पे क्या है, हिमालयाज में क्योंकि इस जगहों पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है. अब बहुत ज्यादा नजदीक जो जगह है हिमालयाज की, राइट, द जनवरी टेम्परेचर अगर हम देखें शिमला दार्जिलिंग ये तो 5 डिग्री सेल्सियस ही होता है. दिल्ली इलाहाबाद कोलकाता ये थोड़ा थोड़ा दूरी पे है, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस 16 या 18 है. ठीक है. आफ्टर द स्नोफॉल इन हिमालयाज, जब स्नोफॉल हो जाता है हिमालयाज में, एक ठंडी और हैवी विंड रश करती है टुवर्ड्स नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में ये हवा बहना शुरू होता है. बहुत बार हम देखते हैं कि गुजरात में सडनली ठंड बढ़ जाती है, एक ग्रिप पकड़ लेती है कोल्ड वेव, तो हमें फील होता है, हम कहते हैं कि हाँ कहीं बर्फ गिरी है, तो वो बर्फ यहाँ गिरी होती है जिसका इफेक्ट समवेयर हमें होता है, राइट. सो दिस प्लेन अलोंग विद गुजरात एंड राजस्थान आर अंडर ग्रिप ऑफ द कोल्ड वेव. ठीक है. टेम्परेचर डिक्रीज सडनली हमने देखा, अभी भी हम महसूस करते हैं समटाइम्स के कभी गर्मी लग रही है और सडनली हमें बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, राइट. तो सडनली टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, फ्रॉस्ट दिखता है बहुत सारे एरियाज में और कॉटन क्रॉप्स भी डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं क्योंकि फ्रॉस्ट की वजह से कॉटन का जो क्रॉप्स है वो बिगड़ जाता है. Temperature does not fall below freezing point during winter except for the high mountainous region. High mountainous region के अलावा कहीं पे भी टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे -डिग्री में नहीं जाता. Because the central Himalayas obstruct the extremely cold winds, क्योंकि सेंट्रल हिमालयाज है तो यू जस्ट इमेजिन के उसके आगे की जो कोल्ड विंड्स है जो सेंट्रल एशिया से, right, you can see central Himalayas obstruct the extremely cold winds coming from central Asia. सेंट्रल एशिया से जो बहुत ठंड हवा आती है वो हिमालयास क्योंकि इतना बड़ा है तो उसे रोक देती है जिसकी वजह से वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती. अदरवाइज बहुत ज्यादा ठंड होती है अगर हिमालयास नहीं होता. तो हिमालयास समवेयर वी कैन से आर द प्रोटेक्टेड बैरियर्स. ये एक बैरियर का काम करता है और हमें प्रोटेक्ट भी कर रहा है, राइट, एंड प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम सीवियर कोल्ड. सो अब आता है जेट स्ट्रीम. मैंने जो आगे कहा था कि जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है अभी आगे एक टॉपिक, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे. नाउ जेट स्ट्रीम क्या है? इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों ही हेमिस्फीयर, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री लैटिट्यूड्स. अगर मैं बता दूं तो कि लैटिट्यूड्स आर 90 लैटिट्यूड्स, पूरे अर्थ में 90 लैटिट्यूड्स है, राइट. और लॉन्जिट्यूड्स जो लंबी लाइंस है, राइट, वो पूरे अर्थ में अराउंड 180 हाफ में है और दूसरी 180 यानी 360 है. ठीक है. सो 30 डिग्री लैटिट्यूड्स हमने इसको नंबरिंग दिया गया है. इक्वेटर इज 0 डिग्री, उसके बाद जो लैटिट्यूड आएगा उसके हिसाब से देयर आर नंबरिंग्स. इफ यू कैन जस्ट गूगल इट आउट एंड सी इट पूरा अर्थ, राइट, विद द लैटिट्यूड डिग्रीज. ठीक है. तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो दोनों हेमिस्फीयर में 30 डिग्री लैटिट्यूड्स, यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री होगा वही सदर्न हेमिस्फीयर में होगा. ठीक है. वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल विंड यहाँ पे आती है
pipe shaped में belt blow with high speed in the atmosphere of an altitude of 8 to 15 किलोमीटर। इसका एल्टीट्यूड कितना होता है, कितनी स्पीड में ब्लो करती है, 8 to 15 किलोमीटर की स्पीड में वो काफी ऊंचाई तक जा सकती है। दीज विंड्स आर नोन एज जेट स्ट्रीम, इसलिए ये बहुत स्पीडी होती है, इसलिए इसको कहते हैं ये जेट की तरह उड़ती है, जेट की तरह इसकी स्पीड होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। देयर एवरेज वेलोसिटी, अगर इसकी हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो ये 150 किलोमीटर पर आवर जा सकती है, एक घंटे में 150 किलोमीटर तक जा सकती है। एंड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ दीज विंड बेल्ट, अगर हम इस विंड बेल्ट का सेंट्रल पार्ट देखें तो उसकी स्पीड और ज्यादा होती है, और वो होती है 400 किलोमीटर। इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 400 पर किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। ओके, सो ड्यूरिंग विंटर सीजन्स में विंड ब्लोज ओवर द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयस। सो हिमालयस के जितने भी सदर्न स्लोप है वहां से विंड ब्लो करती है विंटर सीजन में। और समर सीजन में दीज आर स्टेशनड ओवर पेनिनसुलर इंडिया, और समर सीजन में ये विंड पेनिनसुलर इंडिया यानी साउथ इंडिया में पहुंच जाती है। हाई एल्टीट्यूड विंड्स हेल्प टू ब्रिंग रेन, और जो बहुत हाई एल्टीट्यूड विंड्स यानी जो बहुत ऊंची ऊंची विंड्स है, जो बहुत ऊंचे तक जा सकती है, बहुत एल्टीट्यूड तक जा सकती है, वो लाती है बारिश। तो दिस इज कॉल्ड जेट स्ट्रीम। हमने देखा कि इंडिया को ये विंड बहुत अफेक्ट करती है। फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जेट स्ट्रीम फॉर्म्ड ओवर वेस्ट एशिया। जेट स्ट्रीम हमने देखा वेस्ट एशिया में फॉर्म होता है। ब्लोज टुवर्ड्स ईस्ट, वो वेस्ट एशिया में बनती है जेट स्ट्रीम, ईस्ट में ब्लो कर रही है, राइट, एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज को अफेक्ट करती है। जैसे नॉर्थ वेस्ट में इंडिया है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान, तो ये हम तीनों को डिस्टर्ब करती है। द डस्ट स्टॉर्म्स अकम्पनिंग दिस डिस्टर्बेंस, इसके साथ डस्ट स्टॉर्म्स भी आता है, राइट। बट डस्ट स्टॉर्म्स वो क्या कर देती है, लीव देयर इफेक्ट अप टू बांग्लादेश, वो बांग्लादेश में ही वहां छोड़ देती है, फिर आगे बढ़ती है। दीज ऑफन क्रिएट्स डिस्टर्बेंसेस इन द प्लेजेंट विंटर वेदर, ये बहुत बार प्लेजेंट विंटर वेदर नॉर्थ इंडिया में क्रिएट करती है डिस्टर्बेंसेस। हमारे एक प्लेजेंट विंटर वेदर को ये काफी डिस्टर्ब करती है। बहुत वेरी हाई माउंटेन रिसीव्स स्नोफॉल, जो ऊपर ऊपर बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड वाले माउंटेन है वहां स्नोफॉल होता है। प्लेन्स में बारिश गिरती है, राइट, विच इज यूजफुल टू द रवि क्रॉप, जो हमारे रवि क्रॉप के लिए बहुत यूजफुल है। दिस में कॉज अनसीजनल रेन, ये बहुत बार अनसीजनल रेन भी लाती है, जिसको हम लोकली कहते हैं माउठू, जो फर्स्ट रेन टाइम से पहले गिर जाती है तो हम कहते हैं माहुटू, राइट, ये हमारी भाषा गुजरात में कहते हैं। और बहुत बार ये क्या करती है, गुजरात के क्रॉप्स को भी डैमेज करती है। सो दिस व्हाट अप टिल टुडे, एंड नेक्स्ट विल कंटिन्यू विद द other topics. Up till bye bye, take care all of you.